बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि हीट कैपेसिटी क्या है जी, कि आपके पास अगर कोई भी मटेरियल है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस मटेरियल का अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 1 डिग्री। अच्छा, सेंटीग्रेड यहाँ यूनिट मायने नहीं रखता। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, भले 1 डिग्री सेंटीग्रेड, भले 1 डिग्री केल्विन। तो आपको इस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसको कहते हो आप हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। सो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट हमें चाहिए उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सी। सी से इसको डिनोट किया जाता है, जबकि इसका फॉर्मूला है क्यू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी अमाउंट ऑफ हीट जो आपने दी है डिवाइड कर दे जी टेम्परेचर में जितना चेंज आया है इससे। सो आपको जो है वो हीट कैपेसिटी पता चल जाएगी। जबकि इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स पर डिग्री केल्विन या जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। कल भी बताया था, अभी भी रिपीट कर देता हूं कि जिन फॉर्मूलों में, जिन सिचुएशंस में डेल्टा टी आता है वहां टेम्परेचर का यूनिट मायने नहीं रखता। आप डेल्टा टी वाले फॉर्मूले में टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में रखें या केल्विन में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था यहाँ पर, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है जी, ये अमाउंट, ये हीट कैपेसिटी होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये गलत कॉन्सेप्ट था। यानी कि चीज अच्छी थी। इस हीट कैपेसिटी की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि हम ये जांच सकें कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट में हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम है। लेकिन एक मसला आ रहा था, वो ये कि हमने इसमें मास को इंक्लूड नहीं किया होता। अगर हम मटेरियल के मास को ज्यादा या कम करें तो उसकी हीट कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। और यूं क्या हो रहा था, एक ही मटेरियल की दो दो तीन तीन किस्म की हीट कैपेसिटी बन रही है, ये गलत हो गया था। तो ये टर्म अब हमारा तकरीबन वाइप आउट हो चुका है। अब ये हीट कैपेसिटी हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने इसको अपडेट करके अब इसका नाम रख दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। And what is specific heat capacity? Amount of heat required to raise temperature of 1 किलोग्राम मास बाय 1 डिग्री। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास है और उस 1 किलोग्राम मास का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जितनी हीट चाहिए उसको आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ आपने मास इंक्लूड कर दिया है, जो एरर आ रहा था वो एलिमिनेट हो गया। सो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये ज्यादा अथेंटिक है, इसको अब हम चलाते हैं। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 किलो मास का अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपकी कितनी हीट लगी, कितनी हीट चाहिए, उसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला ये वाला लिखा हुआ है जी, सी बार से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने अभी इसको सी बार से क्यों डिनोट किया है, क्योंकि सी से मैंने हीट कैपेसिटी को डिनोट किया हुआ था। लेकिन अब हम इसको सी से डिनोट करते हैं क्योंकि हीट कैपेसिटी तो खत्म हो गई। सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, जबकि इसका यूनिट क्या है जी? जूल्स पर किलोग्राम केल्विन या जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड। फिर ये भी बताया जी कि इससे इससे हम जो है ये पता करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में इस हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसमें कम। जिस ऑब्जेक्ट की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। और जिसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो उसका मतलब है कि वो अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। ज्यादा हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो है वो ये देखा जी कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान क्या ताल्लुक है। और ये इक्वेशन हमने बनाया कि अगर हम मास ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी पता चल जाती है। ये फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहाँ गया? ये रहा, ये लिखा हुआ जी।
कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई करें तो ये हीट कैपेसिटी बन जाती है। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी थी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही होता है, बस हमने इसमें 1 किलोग्राम मास के बजाय 1 मोल रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट का। आपको याद हो, पता हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो कि हमारे पास जो सॉलिड लिक्विड होते हैं उसको तो हम मास में मेजर करते हैं। अगर आपको सॉलिड है जी, आप उसका वजन लोगे तो आप मास में ले लोगे। सॉलिड लिक्विड को तो आप मेजर कर लोगे मास में, लेकिन गैस को हम मास में मेजर नहीं करते। गैस को हम मोल्स में मेजर करते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप इसको केमिस्ट्री में मोल में लेंगे। 1 मोल गैस, 2 मोल गैस, 3 मोल गैस, मास में नहीं लेते। सो अब जाहिर बात है कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिनका हम मास नहीं लेते, मोल लेते हैं। तो अब उन सब्सटेंसेस का हम स्पेसिफिक हीट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के लिए हम 1 किलो मास लेते हैं। तो गैसेस वगैरह जो होती हैं जिनका हम मोल यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए हमने ये बनाई हुई है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल ले लें और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, बस एक फर्क है जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप 1 किलो मास लेते हो और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप 1 मोल लेते हो सब्सटेंस को। इसको हम सी एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ मास को नंबर ऑफ मोल्स ने रिप्लेस कर दिया। इसका यूनिट भी देख लें तो जूल्स पर मोल या पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड या पर मोल केल्विन। इसी तरीके से अब हमने दोनों स्पेसिफिक हीट जो है, यानी ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों के दरमियान हमने फॉर्मूला भी बनाया और ये फॉर्मूला बना, ये वाला सी एम इक्वल टू एम सी बार। सी एम क्या है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट। किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि ये मैं लिख देता हूं जी यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बना कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास को उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिन हाई कोर्ट नहीं लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है जी, ये मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो हमने अभी पढ़ी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो अभी हमने पढ़ी है कि यानी कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है और आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितनी हीट चाहिए, उसको आप कहते हो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम सी एम से डिनोट करते हैं जी। ये अलग अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। कुछ सी और सी बार लगा देते हैं। हमने तो भाई हीट कैपेसिटी को सी से कहा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी बार से कहा हुआ है और मोलर स्पेसिफिक हीट को हमने सी एम से कहा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। जबकि इसका यूनिट क्या था, जूल्स पर मोल केल्विन या पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी दो टाइप्स होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स होती है। एक कहलाती है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तो ये कहलाती है और एक कहलाती है, दूसरी जो होगी इसकी टाइप, वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये दो चीज है। क्यों ऐसी, क्यों क्यों मजबूरी आ गई जी, हमने पढ़ा हुआ है, मैंने भी आपको बताया कि मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल्स होता है और मोल्स किस में होते हैं, गैसेस में होते हैं मोल्स। दोनों बातें मैंने अभी आपको बताई है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम मास के बजाय मोल को यूज करते हैं और मोल पाया जाता है हमारे पास गैसेस में। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो आप मास यूज करते हो, किलोग्राम ले लेते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते हो। गैसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आप जानते हैं कि गैसेस के अंदर वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर बड़ा मायने रखता है। टेम्परेचर तो ये खुद हो गया ना, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बची दो चीजें, वॉल्यूम और प्रेशर। तो हमने देखा है गैस लॉ में कि हमें स्टडी करना होता है तो एक चीज को कांस्टेंट करना होता है,
एक चीज को हमने गैस लॉ में देखा है, अगर हमें वॉल्यूम प्रेशर स्टडी करना तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, अगर हमें जो है वो वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडी करना तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया। क्यों, वजह भी बताई हुई मैंने कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक को तंग करोगे बाकी दो में फर्क आएगा। सो जब हम गैस को स्टडी करते हैं, गैस की किसी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो हम वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर इसमें से किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं, किसी एक को कांस्टेंट। कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो तो फिर आपको पता चलेगा कभी प्रेशर और कभी वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर को तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, कांस्टेंट कर देंगे तो गए। तो टेम्परेचर को तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं जी, ये दो केसेस बन जाते हैं ऐसे। तो ये क्या है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर आपने गैस का वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है और फिर आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए, उसके एक मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए, तो फिर आपको कितनी हीट चाहिए। ठीक है, इसमें आपने क्या किया हुआ है, आपके पास ये एक गैस है, सपोज करें एक बीकर के अंदर ये गैस है, कितनी है, 1 मोल, 1 मोल गैस है, और आपने इसके वॉल्यूम को फिक्स किया हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया हुआ है। अब आप इसको हीट देते हैं, आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और आप इसका मेजर करें जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कब बढ़ा, जितना बढ़ गया, जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो ये जो आपकी हीट है ये कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि अगर आपके पास एक गैस का 1 मोल सब्सटेंस मौजूद है, यानी आपके पास 1 मोल गैस है और उस गैस का वॉल्यूम आपने फिक्स किया हुआ है, अब आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको कितनी हीट चाहिए, इसको आप कहते हो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर अपना इफेक्ट डालेगा। जबकि नीचे वाली क्या है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 1 मोल गैस है, हमने उसके प्रेशर को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम नहीं, इस बार हमने उसका प्रेशर फिक्स किया है। अब हम उसको हीट देके उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कितनी हीट हमें दी गई है, उसको आप कहोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो हो जाती है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है जी, आपके पास 1 मोल गैस है, उसका आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, कितनी हीट चाहिए। अगर आप उस गैस के वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर आप उस गैस के प्रेशर को फिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला क्या था जी, ये लिखा हुआ आपके पास फॉर्मूला, ये लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम इस पर फॉर्मूले बनाए तो कांस्टेंट प्रेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लिख देंगे CV इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। यहाँ पे भी हम CV QV कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो हीट हमने दी हुई है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में दी हुई है। इसी तरीके से अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाएगा CP, C मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट, P मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा QP अपॉन N डेल्टा T। फॉर्मूले वही है, बस हम अपनी अपनी निशानी के लिए V और P का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हो गया जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम जरा इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास एक आई हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूले कुछ हद तक सिमिलर है तो इनके फॉर्मूलों को थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट करते हैं, या C जो भी आपकी मर्जी है, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। जबकि इसका यूनिट क्या आता है जी, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। मैं टेम्परेचर में सेंटीग्रेड यूज कर रहा हूँ, लेकिन 1000 बार बता चुका हूँ कि यहाँ सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला, इसको मैं C बार से डिनोट कर देता हूँ, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, और इसका यूनिट क्या है जी, जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी हमने पढ़ी जी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मैं जो हूं वो CM से डिनोट कर देता हूँ, मोलर, और ये इसका फॉर्मूला है जी C डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। यहाँ N से मुराद है ये नंबर ऑफ मोल्स, और इसका यूनिट होगा जूल्स पर मोल
डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी दो टाइप है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम जिसमें हम लिखेंगे CV, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर जिसमें हम लिखेंगे CP। फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा जी, डेल्टा Q, इसको हम QV कर देंगे, एन डेल्टा T। और इसका क्या होगा जी फॉर्मूला, डेल्टा QP, और नीचे क्या होगा, एन डेल्टा T। बाकी यूनिट इनका सेम ही रहता है। तो ये हो गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास था जी स्पेसिफिक हीट का टॉपिक। ये क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं लेटेंट हीट की तरफ। ये पता नहीं मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है, रुक जाए जरा इसको मिटाऊं। चले जी, पता नहीं क्या है ये। चले, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, और फिर इसकी दो टाइप होती हैं, उन दो टाइप को पढ़ेंगे। लेटेंट हीट, ठीक है, दैट इज आवर टॉपिक नाउ। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लैटिन का मतलब होता है, मैं जरा कलर चेंज करूं। लैटिन का ये जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। हिडन यानी कि छुपा हुआ, कोई चीज छुपी हुई हो। ठीक है, लैटिन हीट क्या है? लैटिन हीट होती है जी कि अगर आप किसी भी गैस, किसी भी मटेरियल का स्टेट चेंज करना चाहते हैं, टेम्परेचर नहीं, स्टेट। देखो अभी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए थी वो तो थी हीट कैपेसिटी, लेकिन हम यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, हम यहाँ पर सिर्फ इसकी स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैटर है जी सॉलिड फॉर्म में, मैं चाहता हूं इसकी स्टेट चेंज हो जाए, और ये स्टेट चेंज करके किसी स्टेट में आ जाए, लिक्विड में आ जाए। टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, यानी अगर सॉलिड का टेम्परेचर सपोज करें 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना तब भी इसका टेम्परेचर इतना ही रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी। सो यहाँ पर जो आपको हीट चाहिए होगी किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए, उसको आप कहते हो लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चले। लेटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of matter, change state of matter। किसी भी मैटर की स्टेट है, आपने उसको चेंज करना है, उसके लिए जो आपको हीट चाहिए उसको आप कहते हो लेटेंट हीट। देखो स्पेसिफिक हीट जो अभी हमने ऊपर पढ़े, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक, सब के अंदर हीट टेम्परेचर बढ़ा रही थी, स्टेट की हमने बात नहीं करी। हीट टेम्परेचर, देखो हीट कैपेसिटी क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। यानी अभी तक हमने जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सारी एक्चुअल में आपके ऑब्जेक्ट की, आपके मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने की हीट है, टेम्परेचर बढ़ा रही होती है। बस फर्क क्या है जी, अगर मास नहीं है तो हीट कैपेसिटी है, 1 किलो मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, 1 मोल है तो मोलर स्पेसिफिक हीट है। सो ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये हमारे ऑब्जेक्ट का, मैटर का टेम्परेचर बढ़ाती है। जबकि लेटेंट हीट क्या होती है? ये टेम्परेचर फिक्स रखती है, सिर्फ स्टेट चेंज करती है। सॉलिड है उसको लिक्विड में ले आएंगे, लिक्विड है उसको गैस में ले आएंगे, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास लिक्विड मैटर है, आपने इसको लेटेंट हीट दी और अब इसकी स्टेट चेंज हो गई गैस में, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो यहाँ पर जो आप मैटर की स्टेट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर फिक्स है, स्टेट चेंज कर रहे हो, इस दौरान जो आपको हीट चाहिए होती है उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब इसकी दो टाइप हो जाती है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में ला रहे होते हैं तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे इसको डिनोट करते हैं HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये वाली हीट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी वो हीट
जो आपके सॉलिड मैटर को लिक्विड मैटर में कन्वर्ट करती है, उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां से यहां, यानी अगर आपके पास मैटर लिक्विड फॉर्म में है, आप उसको हीट देते हैं और उसकी स्टेट चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई लिक्विड से गैस। तो यहाँ जो हीट लगती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं उसको हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर्स बना रही है ये, वेपोराइजेशन। तो ये इसकी दो टाइप हो जाती है, बस बाकी तो तीन ही स्टेट है ना, और तो कोई टाइप बन ही नहीं सकती। सो लेटेंट हीट क्या है जी? वो हीट जो आपके मैटर की स्टेट को चेंज करती है, इस दौरान टेम्परेचर फिक्स रहेगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी, उसको आप कहते हो लेटेंट हीट। अगर आपने हीट दी सॉलिड से इसकी स्टेट हो गई लिक्विड, तो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर आपने हीट दी और मैटर की स्टेट लिक्विड से चेंज हो गई गैस, तो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं मजीद मजीद, तो सपोज करें ये मेरे पास एक आइस क्यूब है, ये मेरे पास क्या है? एक आइस क्यूब है। इट इज एन आइस क्यूब। हम सब जानते हैं आइस की स्टेट क्या होती है? सॉलिड। क्या होती है इसकी स्टेट? सॉलिड। और लेट सपोज इसका टेम्परेचर है इस वक्त -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास एक आइस क्यूब है और उसकी स्टेट है सॉलिड, उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। सपोज करें मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू, मतलब मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हीट अब इसका टेम्परेचर चेंज करेगी और टेम्परेचर इसका बढ़ाएगी। स्टेट सेम रहेगी, स्टेट सेम रहेगी, सिर्फ इसका टेम्परेचर रेस होगा। तो क्या होगा जी? अभी भी ये आइस ही है, देखें अभी भी ये आइस है। ठीक है जी, स्टिल इट इज आइस। अभी भी ये सॉलिड है। हाँ, इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये जो हीट है ना, ये जो हीट है, ये है हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मास है तो स्पेसिफिक हीट, चले स्पेसिफिक हीट ही कह देते हैं इसको। ये क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि इस हीट ने टेम्परेचर चेंज किया है। देखें, टेम्परेचर चेंज किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, हालांकि स्टेट चेंज नहीं हुई है। सो अभी मैंने जो आइस को हीट दी है, तो इस हीट ने हमारे इस मैटर का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है, रेस किया है टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर रेस होता है तो फिर इस हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं, अगर मास इंक्लूड होगा तो। ये हुआ है जी, ये स्पेसिफिक हीट है, स्टेट सेम रही। मजीद गर्म करता हूँ, अब मैं इसको मजीद हीट देता हूँ। सपोज करें जी इसको मैं मजीद हीट देता हूँ। अब क्या होगा? ये आइस अब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में। अब ये आइस नहीं रहा, ये लिक्विड वाटर हो गया। ठीक है जी, लिक्विड वाटर। अब इसकी स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर अब भी सेम रहेगा। ठीक है, अब भी टेम्परेचर पानी का, आइस का 0 डिग्री है, और ये जो पानी बना है ना शुरू में, इसका भी टेम्परेचर सेम है। अब हम क्या देखते हैं कि इस हीट ने टेम्परेचर फिक्स रखा है, स्टेट चेंज कर दी। सो अब ये क्या है? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसने सिर्फ स्टेट चेंज करी है, टेम्परेचर फिक्स है। अब मजीद हीट दूंगा, मजीद हीट दूंगा तो अब हमारा लिक्विड वाटर ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लिक्विड वाटर अब भी हमारा लिक्विड वाटर रहेगा, लेकिन ये गर्म होना शुरू होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ हीट ने क्या किया है? यहाँ हीट ने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। और अब मजीद हीट दूंगा तो अब ये जो लिक्विड वाटर है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, टेम्परेचर सेम है, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई। सो ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक हीट देते हैं, उसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, स्टेट सेम रहती है। और जब हम लेटेंट हीट देते हैं, उसकी स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर सेम रहता है। अपोजिट है ये दूसरे की। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक हीट दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसकी स्टेट सेम रहेगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेटेंट हीट दोगे, तो उसकी स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। सो ये है लेटेंट हीट। दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक फ्यूजन, एक वेपोराइजेशन। इसको आप H से डिनोट करते हो। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो HF लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो HV लिखेंगे। जबकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी? जूल्स पर किलोग्राम।
दैट इज इट्स यूनिट। तो ये दो चीजें हो गई हैं जो कि काफी हद तक सिमिलर होती हैं, दोनों हीट है, लैटेंट हीट भी हीट है, स्पेसिफिक हीट भी हीट है। बस फर्क क्या है, स्पेसिफिक हीट हमारे मैटर की टेम्परेचर बढ़ाती है, स्टेट सेम रखती है, और लैटेंट हीट हमारे मैटर की स्टेट चेंज करती है और टेम्परेचर सेम रखती है। दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तो यहाँ पर हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा करंट चल रहा था स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट, ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा थर्मोडायनामिक्स, और उसके फिर दो लॉज है। थर्मो हम ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है लेकिन थोड़ा लेंदी है। हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, फिर हम उस थर्मोडायनामिक्स के दो लॉज को स्टडी करेंगे। एक कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोनों लॉज को डिटेल स्टडी करनी होगी। फर्स्ट लॉ को भी डिटेल स्टडी करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, सेकंड लॉ को डिटेल स्टडी करेंगे और उसकी जो एप्लीकेशन है उसको स्टडी किया जाएगा। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा। इट वुड बी अ लेंथी टॉपिक। एक क्लास में शायद आप कह लो कि फर्स्ट लॉ पढ़ा पाएंगे हम, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन एक क्लास में होगी, और सेकंड लॉ एक क्लास में होगा, सेकंड लॉ की एप्लीकेशन एक क्लास में होगी, यानी 3-4 क्लासेस लगेंगी। तो लेंथी टॉपिक होगा, लेकिन ये चैप्टर फिर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। तो इस टॉपिक को अभी मैं स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट रह गए, कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा पाऊंगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। फिर जब नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो आपको पता है मैं दोबारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। भाई जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो उसी वक्त पढ़ा लूंगा। सो इस टॉपिक को, इस नए टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट